कौन से सिग्नल्स देखने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए बच्चों में क्या बदलाव आ रहा है? ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन एकदम से ड्रॉप आ गया है। एंग्जाइटी के बारे में भी बताएं यहाँ पे हमें। Anxiety is not always a problem. Anxiety is not always a negative thing. पैनिक अटैक्स भी बहुत आते हैं, वो क्या चीज़ होती है? पैनिक अटैक्स इज अबाउट एंजाइटी ही है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपको नींद नहीं आती, ये क्यों हो रहा है? इट कुड बी ड्यू टू ओवर थिंकिंग, इट कुड बी ड्यू टू एनीथिंग विच इज़ डिसऑर्डरली प्रेजेंट। नमस्कार जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो लीडरशिप स्टोरीज विद नीरजा महाजन। हमारे साथ हैं दो एक्सपीरियंस्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर आमिया बनर्जी और उनके साथ हैं मिस गरिमा। क्वेश्चन गरिमा मेरा आपसे है, आजकल एक प्रॉब्लम और भी, मतलब आजकल नहीं पहले भी होती थी, पहले पता नहीं चलती थी। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, बड़ा पढ़ता था, एकदम से ये पढ़ना कम हो गया है, आजकल पढ़ता ही नहीं, या तो ये मोबाइल पे लगा रहता है या टीवी पे या इधर उधर घूमता रहता है। उनको समझ नहीं आता कि क्या हो गया, ये कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो देखी थी बाय लिव लव लाफ फाउंडेशन। आई थिंक दीपिका पादुकोण भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो दे आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि दोबारा पूछो। दोबारा पूछो से मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा है बच्चे में, ऐसा आप अगर नोटिस कर रहे हो तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। लाइक यू जस्ट से कि आप ऐसा मत करो, बस आपका ये काम है, आप बाहर मत जाओ, यहीं पढ़ो, या फ़ोन मत चलाओ। हर चीज़ में ना है, और वही चीज़ आई थिंक बच्चों को पेरेंट्स से दूर ले जाती है। हर चीज़ में ना कहना, आजकल पता नहीं एक रील भी बहुत वायरल हो रही थी रिगार्डिंग कि हर चीज़ में ना कहते रहते हो आप, ना 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 ना, हर बात पे ना। तो रिलेशनशिप्स जो पेरेंट्स और बच्चों के हैं वो कहीं ना कहीं एक लेन देन से चलते हैं। मतलब अपने फीलिंग्स में भी आप बताते हो चीज़ों को, आप मतलब पेरेंट्स भी एक ऐसा विजन खुद का सेट करते हैं कि हम कोई अपना रोने वाला पल या जिनमें उनको मुश्किलात आ रही हो तो वो कभी बच्चों से शेयर नहीं कर पाएंगे। तो फिर बच्चे कैसे करेंगे उनसे शेयर? ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स भी कोई चीज़ फील कर रहे हों, या मे बी उन्होंने कोई अपनी लाइफ में ऐसी कोई चैलेंजेस देखे हों, मे बी हो सकता है उनके भी 10th में नंबर कम आए हों, बट वो बच्चों से उतनी अपेक्षा रखते हैं कि नहीं, उनके 10th में तो 90 100 से कम आ ही नहीं सकते हैं। बट दे नेवर शेयर देयर ओन प्लाइट्स कि मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे मैथ्स में भी कम आते थे, या मेरे साथ मैथ्स में मैं अच्छा था लेकिन मेरे को फुटबॉल या फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। दे वॉन्ट ऑल राउंडर बच्चे। आजकल ये डांस भी आना चाहिए, जिम भी वो राइट, स्केटिंग भी आनी चाहिए, ये भी हर चीज़ आनी चाहिए। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो टीनेजर है, इसकी तो ये प्रॉब्लम है ही, या कई बार ऐसा होता है कि ये तो इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की पर्सनैलिटी 10 दिन में या एक हफ्ते में चेंज हो जाए? अगर आपको कोई भी बदलाव ऐसा लग रहा है जो 10 दिन 1 महीने में एकदम आया है, आई थिंक वहाँ दोबारा पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नहीं पूछ पा रहे हैं या आपको नहीं बता पा रहे हैं तो मे बी यू कैन रीच आउट टू सम अदर प्रोफेशनल वेयर द चाइल्ड कैन ओपन अप। इफ़ नॉट प्रोफेशनल, मे बी somebody else, मे बी somebody whom they share their feelings to. So wherever that safe space can be built for them. गरिमा, आप यहाँ पे ऑडियंस को बताओ कि कौन से सिग्नल्स उनको बहुत माइन्यूटली देखने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए, बच्चों में क्या बदलाव आ रहा है। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट यूजुअली होता था और अगर वो इंटरेस्ट गायब होने लगे, मान लो क्रिकेट खेलने जाना है बट अब नहीं जा रहा है, प्लेग्राउंड पे जा ही नहीं रहा है, तो इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू कि जो वहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, क्या कहीं वो तो परेशान नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा कोई कोच है कहीं उसकी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। मतलब एवरी इन्वायरमेंट शुड बी लुक्ड अपॉन। तो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन एकदम से ड्रॉप आ गया है, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि पर्सनैलिटी चेंजेस, जिनको हम समझते हैं कि वो पर्सनैलिटी ही बदल गई, या अभी तो ये बच्चा एक्सट्रोवर्ट था अब बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गया है। ये कुछ लेमैन टर्म्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, बट आई बिलीव कि कोई भी पर्सनैलिटी एकदम चेंज नहीं हो सकती, और उसमें हम इन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस कि ऐसा क्या हुआ, या हम बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड ही नहीं करते वेयर वी कैन नो कि
कुछ चीज़ चेंज हो रही है बच्चे के इन्वायरमेंट में। हमारे इन्वायरमेंट और बच्चे के इन्वायरमेंट में फ़र्क हो सकता है। हमारा इन्वायरमेंट वो है जो हम देख रहे हैं, बट बच्चा जो देख रहा है वो कुड बी डिफरेंट। सो आई थिंक फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ आपका इंटरेस्ट, आपका हॉबीज़, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपका अगर ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल फंक्शंस, आपकी स्लीप, आपका एपेटाइट। अगर इसमें कोई भी आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है 2 हफ्ते या 1 महीने से, या मान लीजिए अगर अभी आप नोटिस कर रहे हैं, मे बी हो गए साल 6 साल हो गए, तब भी अगर आप शुरू करते हैं, तब भी अगर उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आई थिंक कुछ हद तक पकड़ा जा सकता है। बट अगर हम उन साइंस को लेंगे ही नहीं, पकड़ेंगे ही नहीं, तो फिर आई थिंक वो हाथ से छूटता जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि पेरेंट्स कई बार इस चीज़ को पकड़ना चाहते नहीं हैं, कहते हैं ना आंखें बंद कर लेते हैं, तो शायद उनको लगता नहीं ठीक है या ठीक हो जाएगा, कुछ और वो होगा। कई बार मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए ज़्यादा प्यार और एक ऐसा एक्सेप्टेंस है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, या ऐसे होगी तो वो मुझे बता देगा। आई बिलीव कभी कभी वो चीज़ हमें ज़्यादा पोक भी करनी पड़ सकती है, या पोक इन द सेंस कि आपको मे बी राइट काइंड ऑफ सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ सकता है। मे बी यू हैव टू लीव द लीश एंड गिव इट टू समबडी एल्स। सो सब चीज़ें आप ही करें, आप ही पढ़ाएं भी, आप ही घर भी देखें, आप ही बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करें, तो आई थिंक बहुत सारा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर भी होता है। तो वो अगर समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या कोई और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर उनके साथ वो टीम वर्क कर सके, आई थिंक वो बहुत एक ज़रूरी होगा। ज़रूरी चीज़, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। डॉक्टर बनर्जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है। आजकल स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पढ़ाई का तो है ही है, मार्क्स, कंपटीशन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पीयर प्रेशर, तो बच्चे बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, कई तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है या ज़्यादा एंग्जाइटी की शुरुआत यहीं से हो सकती है? थोड़ा एंग्जाइटी के बारे में भी बताएं यहाँ पे हमें। एंग्जाइटी इज़ अ कॉमन सिम्टम। एंग्जाइटी इज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पे घबराहट फील किया है, और अक्सर वो हम जानते हैं कि पढ़ाई में या किसी से मिलने जा रहे हैं या फर्स्ट डेट है, तो एक बड़ा नेचुरल, उसको हम एक प्रॉब्लम भी नहीं समझते। हम जानते हैं कि ये एक चैलेंजिंग या एक प्रेशर वाला सिचुएशन है, तो उसमें, और इनफैक्ट हम लोग तो मानते हैं कि अंडर सिचुएशंस वेयर परफॉर्मेंस इज़ नेसेसरी, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी का फील करना परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है। तो बात ये नहीं है कि एंग्जाइटी होनी चाहिए या नहीं, बात यह है कि एंग्जाइटी उचित स्तर पे उचित टाइम पे हो, और जब ज़रूरत है। एक्चुअली एंग्जाइटी इज़ यूज़फुल, बिकॉज अगर मैं इस मीटिंग में आता और मैं बड़े रिलैक्स्ड और चिल्ड तरीके है, तो हो सकता है मैं ठीक ढंग से आपसे, तो आई वॉज in a healthy way. I was anxious, I wanted to do the best, and I prepared a bit, we discussed a bit, and that's helping me in having this discussion. So anxiety is not always a problem, anxiety is not always a negative thing. Firstly, anxiety is a universal human experience. All of us feel anxious, and most of us are able to manage it because it is occasional. हम जानते हैं कौन से सिचुएशन में होगा, हम जानते हैं उसको कैसे मैनेज करना है. प्रॉब्लम एंग्जाइटी की तब आती है जब परसिस्ट करती है, it continues even when there is no external situation which warrants it, या इस स्तर पे पहुंचती है कि वही फंक्शनिंग वाली बात आती है कि अगर उस स्तर पे अराउजल और एप्रीहेंशन और विजिलेंस जिसको हम कहते हैं बढ़ जाए कि हमें वर्चुअली पैरालाइज कर देती है, हम कुछ भी एक्शन लेने में असक्षम हो जाते हैं. और एंग्जाइटी वास्तव में हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन करती है. सो आप ये पूछेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एंग्जाइटी से नॉर्मल फिनोमिना, तो आप पूछेंगे कि बायोलॉजिकली फिर हमारे शरीर में या ब्रेन में इसका क्या स्थान है, ये बनाया क्यों गया है, जैसे एवोल्यूशन में ये चीज़ हमें दिया क्यों गया है, दिस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एंशियस. सो इट इज़ देयर बिकॉज इन लिमिटेड एंड कंट्रोल वेज इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज़ अ सडन चैलेंज, देयर इज अ सडन थ्रेट, देयर इज सडन डिमांड, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को थोड़ी देर के लिए बूस्ट कर देता है. बट वो बूस्ट जिस मैकेनिज्म से करता है, जो बहुत टेक्निकल है, जो मैं जानना नहीं चाहता हूँ, वही मैकेनिज्म्स अगर ओवर स्टिमुलेटेड हो जाए या कंटिन्यूसली विदाउट एडिक्वेट रीजन स्टिमुलेटेड रहे, तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे बॉडी, ब्रेन, हमारे कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है, अमंग अदर थिंग्स, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट उस अराउजल रिस्पॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो उनका उचित समय पे आना और फिर उतर जाना इज़ ऑफन यूजफुल, और उनका बेवजह एलिवेटेड रहना और सस्टेन्ड बेसिस पे एलिवेटेड रहना, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ब्रेन एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. एंड
that continuous overstimulation is what again can contribute, I will not say cause, can be one of the contributors for downstream psychological and psychiatric matters. And like I said, अगर ये नेगेटिव फैक्टर है तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो उसको बैलेंस आउट कर सकती है. आजकल बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं, मैंने तो यहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि कई बार जब बहुत एंग्जाइटी में होते हैं तो कुछ दिन उनसे फ़ोन पे बात करने से पता लग जाता है, थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं. आई डोंट नो कि ये होता है कि नहीं, पर कुछ केसेस में मैंने देखा है कि रुक रुक के बात कर रहे हैं, शक पड़ जाता है कि हाँ इनको एंग्जाइटी है. और बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स में तो मैं ज़्यादा जाती हूँ, इससे ज़्यादा दिखती हैं. तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे कि इसको कैसे, पहले तो इंडिविजुअल खुद इसको कैसे जज कर सकता है, क्योंकि जब तक वो जज नहीं करेगा, क्योंकि किसी को बोलो भी ना, अरे नहीं नहीं ये तो टेम्परेरी है और डॉक्टर के पास तो जाना चाहते ही नहीं है, इसको कैसे कोई अपने आप को समझ सकता है? कोई सिम्टम्स बताओ कि उसको पता लग जाए हाँ मुझे एंग्जाइटी है, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट. So this is a rather easy question. This small question is rather easy. जो एंशियस पर्सन है ना वो अक्सर जान रहा है कि मैं एंशियस हूँ, और घबराहट, बेचैनी, ओवर स्टिमुलेशन, ईजी स्टार्टल, ज़रा सा भी कुछ आवाज़ आया, दरवाज़ा लगा, कोई हॉर्न बजाया, एकदम से चौंकना, ऑलवेज एंटिसिपेटिंग समथिंग बैड माइट हैपन, कि बच्चा भी बाहर गया 2 मिनट में आया नहीं तो कुछ चोट लग गई होगी, एकदम से फिर फ़ोन करना, चेक करना, along with physical symptoms like increased heart rate, sweating, hands trembling, dry mouth, frequent urine, frequent stools. तो person knows that something is going on and it is quite distressing. तो वो उसको लेके आराम से बैठता नहीं है. सवाल ये है कि उसको लेके करता क्या है. तो 3 चीज़ें हैं, या तो पर्सन अपने एडवाइज़र्स फैमिली में या लोकल फिजिशियन, अपने पुराना जो फैमिली फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करता है, और अगर वो प्राइमरीली फिजिकल सिम्टम्स बताएगा, भाई मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, मेरा छाती में धड़कन में बढ़ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, तो कभी कभी वो फोकस थोड़ा सा मेडिकल साइड में चले जाता है कि वो हार्ट के इन्वेस्टिगेशन और चेस्ट के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाते हैं. बट मोस्ट एक्सपीरियंस फिजिशियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कार्डियक नहीं है या चेस्ट नहीं है, ये एंग्जाइटी है, तो या अपने लेवल पे ही काउंसलिंग या थोड़ी दवाई दे देते हैं, या उचित समय देख के रेफ़र भी कर देते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को. बट समटाइम्स द पेशेंट इज़ टोटली कन्विंस्ड कि नहीं मुझे तो हार्ट अटैक है, नहीं मुझे तो स्ट्रोक आने वाला है, और फिर वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे डॉक्टर को ढूंढता रहता है कि नहीं आप टेस्ट कराइए, आपने गलत बोल दिया, आप कैसे कह रहे हो कि ये साइकेट्रिक. बट दैट्स अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट. Usually when the elder or when the doctor advises him or her to meet a mental health professional, they will understand कि connection क्या है. So one response is to go to the physician, which is a good response. The second not so good response is खुद self treat करने की कोशिश करता है. मान लो कोई गाइड करता है, फलाना चाय ले लो, फलाना मालिश कर लो, ये अरोमा ले लो, या आजकल तो चैट जीपीटी आ गई है. राइट. एंड व्हाट वर्स, अगर वो मान लो अल्कोहल, सब्सटेंस या स्लीपिंग पिल्स, इस तरह से जो टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं. और इसमें मैं कैनबिस भी मेंशन करना चाहूँगा, जो आम भाषा में जो चरस, गांजा के नाम से हम जानते हैं, या तो मेनी पीपल विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ सच केमिकल सब्सटेंसेस to get relief from their anxiety symptoms, and initially they might even feel relief, but over time very quickly it becomes a problem in its own right. तो एक तो वो प्रॉब्लम है जिसको लेके आप शुरू हुए थे, और ये चीज़ ऊपर से जुड़ गया है. So that is obviously not a great way to deal with it. And I think Garima can tell us more about the symptoms which they feel psychologically. So एंजाइटी, जैसे कि सर ने कहा, इज़ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स, होना भी ज़रूरी है, बट अगर लगातार रहे और उसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो. फ़िज़िकल इम्पैक्ट अगेन, जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले बेहोश हो जाते हैं, या कई बार वॉमिट आ जाती है, कई बार फीवर बढ़ जाता है. नॉर्मल है, होता है, हर घर में होता है. लेकिन जब यही चीज़ लगातार होने लगे और आप इस चीज़ को, या एग्ज़ाम है या कोई भी आपका ऐसा कुछ इवेंट है, या मान लीजिए किसी से बात करनी है, या कोई भी काम है जिसमें आप एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें अगर आपको लगे कि मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, चाहे वो आपके फिज़िकल सिम्टम्स हो, एक उसमें बहुत कॉमन होता है आपका सांस में तकलीफ़ होना, सांस ना ले पाना, दम घुटा घुटा सा लगना, कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाना, गले में हल्का दर्द रहना, या आपको लगे कि रोना आना बिना बात के, डर लगना, एक कुछ गलत हो जाएगा. आई थिंक ये कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड हैं. फ्यूचर एप्रीहेंशंस हम उनको बोलते हैं, कि फ्यूचर के बारे में नेगेटिव या वर्स्ट ही सोच में आना, और जो कि हमारे हाथ में नहीं है. कई बार लोग बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो ना, आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो ना. फिर अगर कंट्रोल में ही हो तो वो पर्सन कुछ
सब कुछ अपने आप ही कर ले. तो आप उनको क्या गाइड करते हो फर्स्ट टाइम So we tell them to consult and seek a right professional. एंड उसमें दोनों का ही रोल है. कई बार पेशेंट्स पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि आप इस चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. आई बिलीव बोथ आर राइट ऑप्शंस, बट डिग्री या सिवियरिटी या जिस तरीके की पर्सन को दिक्कत हो रही है, जिस तरीके की पर्सन की फंक्शनिंग में चैलेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और कई बार दोनों साथ में काम करते हैं. सो बेस्ट रिजल्ट्स आर फ्रॉम वेयर साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर बोथ टुगेदर वर्किंग ऑन एन इंडिविजुअल. यहाँ से एक अगला सवाल निकल के आता है, आजकल पैनिक अटैक्स भी बहुत आते हैं, वो क्या चीज़ होती है? पैनिक अटैक्स इज़ अबाउट एंजाइटी ही है, लेकिन एंजाइटी में क्या है कि पूरे टाइम या लंबे ड्यूरेशन तक ये दिक्कत बनी रहती है. मतलब 1-1.5 घंटा या कई बार पूरे दिन भर में बनी रही तो, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम भी होगी. बट कम जिस पर्सन को हो रही है उसको तो वो हर चीज़ 100 के डिग्री पर ही लगेगी. तो लेकिन हमारे लिए वो जो हम टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं, उस चीज़ में अगर हम बोले तो पैनिक अटैक इज़ अबाउट एकदम से वो चीज़ का होना और 5-6-15 मिनट में ऐसा लगना कि मेरे को सांस नहीं आई तो मैं बिल्कुल मर ही जाऊंगा, या ये ऐसा दर्द है, ऐसा ये वाक़या हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है. तो कई बार पैनिक अटैक में जो लोग होते हैं वो जब होता है तो ऐसा लगता है कि बस डॉक्टर के पास अभी जाना है, और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक वो सिचुएशन गायब हो चुकी होती है और डॉक्टर उनको एक दवाई लेकर के भेज देता है. तो उनको समझ ही नहीं आता कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे. तो एक डर वो बना रहता है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, बंद जगह में हो गया तो क्या करेंगे, भीड़ में हो गया तो क्या करेंगे. और एक साथ 15 मिनट में, आधे घंटे में इतना बुरा हाल हो जाता है. होता क्यों है? हो सकता है किसी भी वजह से हो सकता है, कई बार कोई ऐसा इवेंट हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, कई बार इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन इट ऑन इट सेल्फ ऑल्सो. हर किसी को कितना चांसेस रहता है? देखिए, पैनिक अटैक अगर आपका कोई महीने में एक बार आया या वो बढ़ रही है आपको फ्रीक्वेंसी, आपको लग रहा है कि महीने में 2-3 बार हो रहा है, अगर एक बार भी आया, अगर किसी के लिए ये सिचुएशन एक बार भी आ रही है, आई थिंक इट रिक्वायर्स अटेंशन. और कई बार हम वहीं पर ही इसे छोड़ देते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दे दी, ठीक है अब तो ठीक हो गया. बट क्यों आया, क्या हुआ, ये मोस्ट लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं. ये हुआ, ये मुझे होता है और रोना आता है, तो उसमें सबको मन करता है बस एक छुप के कोने में बैठ जाएं, किसी को ना बताएं कि ये हमें हो रहा है. वो आ रहा है कहाँ से? स्टिग्मा से, जजमेंट से, लोगों के परसेप्शन से आ रहा है. तो उसी वक्त पे उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट normal as we talked about anxiety, it is a normal response. बट जहाँ हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स या पैनिक में, जहाँ पैनिक अटैक वर्ड यूज़ हो गया या पैनिक डिसऑर्डर वर्ड डिसऑर्डर आ गया, जिसमें कि हमारी फंक्शनिंग पर उसका इफेक्ट आ रहा है. फंक्शनिंग हम 3 एरियाज़ में मोस्टली देखते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में, अपने खुद के साथ रिलेशनशिप में और लोगों के साथ, हमारे पढ़ाई में या हमारे ऑक्यूपेशन में, या हमारी बाकी चीज़ों को डील करने में जो क्षमता आ रही है, हमारे वर्क में अगर वो इफेक्ट कर रहा है, किसी भी तीनों में से, या हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन, स्लीप और एपेटाइट कम हो रहा है, ये 5 एरियाज़ हैं. अगर इन पे इम्पैक्ट आ रहा है देन यू रियली नीड टू गो सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आपने, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है. मुझे भी नहीं खैर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता था. बहुत डीपली बताया आपने. एक और आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती, 1-1, 2-2 बज जाते हैं. सुबह जब तक आती है फिर 4-5-6 बजे खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती. ये क्यों हो रहा है? सो अगेन, जैसे हम हर जगह स्लीप और एपेटाइट को बहुत ही यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस के नाम से हम इसको बोल रहे हैं, तो स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होनी चाहिए, जो नॉर्मल होनी चाहिए. एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स या मिनिमम 6 आवर्स से समथिंग जो एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल की नींद होनी चाहिए. एंड नींद होने के बाद एक रेस्टेड फीलिंग आनी चाहिए. बट अगर स्लीप आने में आपको 15 या 20 मिनट से ज़्यादा आपको लग रहे हैं, या नींद बीच में टूट रही है, या नींद पूरी हो जाने के बाद भी एक अजीब सी थकावट महसूस हो रही है, फटीग जिसको हम बोलते हैं, तो तब स्लीप जो है सही नहीं है या आ ही नहीं रही है, तब स्लीप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. एंड इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग. इट कुड बी ड्यू टू ओवर थिंकिंग, इट कुड बी ड्यू टू एनीथिंग विच इज़ डिसऑर्डरली प्रेजेंट. एंड समटाइम्स इट इज़ जस्ट अबाउट कि कहीं आप नई जगह गए सोने के लिए और वहाँ पर आपको नींद नहीं आई. पर कई बार सालों साल भी कई लोग कहते हैं. राइट. तो वो एक
बहुत ही जटिल प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए आई थिंक मेडिसिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको अपने स्लीप हाइजीन की हम बात करते हैं, स्लीप हाइजीन जैसे हमारा सब चीज़ों का हाइजीन होता है, ऐसे स्लीप हाइजीन भी होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि सोने के लिए आप 1 घंटा पहले अपने डिवाइसेस ऑफ कर दो। रूम में पर्टिकुलर तरीके की लाइटिंग हो जिसमें लो लाइटिंग हो। आप मे बी बुक रीड करें या कुछ आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। वेर एवर यू थिंक कि माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो उनको किसी पेपर पेंसिल पर लिख करके आप उसको रख दीजिए और जस्ट गो टू स्लीप। सो पेन एंड पेपर पर लिखने से क्या होता है कि माइंड जस्ट गेट्स अ वे टू नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि ओके दीज विल बी टेकन केयर ऑफ मे बी नेक्स्ट डे। बट जब लगता है कि उसी समय मुझे सोचना है, अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, कल तो मुझे जाना है, अब मैं क्या करूँ, तो वो चलता रहता है और आप नहीं सो पाते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड एंड देन प्रॉपर टाइम, लाइक आप अगर 11 बजे सो रहे हैं तो ट्राई टू कीप इट अराउंड 11-11:30। देन अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम हो 7-7:30। तो ऑफकोर्स हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो हम चाहे नहीं भी उठना चाहे हमारी आँख खुल जाएगी उस टाइम पर। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर मेडिकली मैं 2-4 पॉइंट्स जोड़ दूं, जैसे इन्होंने डिवाइसेस की बात करी, तो डिवाइसेस में एक पर्टिकुलर किस्म का लाइट आता है जो कि आई से ब्रेन, कहते हैं। हाँ, जो ब्लू लाइट कहते हैं, जो बेसिकली आँख से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को बताता है कि अभी दिन है। तो जो दिन और रात का साइकिल है, जो आजकल हम लोग मोस्टली इंडोर्स और आर्टिफिशियल लाइट में बिताते हैं, नेचुरल वर्ल्ड में जो लोग मोस्टली विदाउट आर्टिफिशियल लाइट आउटडोर्स बिताते हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सूरज के साथ उठता है और सूरज के साथ सोता है। वो ब्रेन उसी तरह से प्रोग्राम्ड है, हमारा और हर प्राणी का जो भी सुबह और रात वाला साइकिल इज़ प्रोग्राम्ड बाय द सन। पर हमारे लिए सन एक्सपोजर तो नाम के वास्ते है, बिकॉज हमारी पूरी लाइफ आर्टिफिशियल लाइट में चलती है। और उसमें वो लाइट ब्रेन को सिग्नल देता है, डिवाइसेस का जो स्क्रीन लाइट है, कि इट इज़ स्टिल डे। सो द प्रोसेस टू स्टार्ट शटिंग डाउन फॉर स्लीप डज नॉट हैपन, क्योंकि ब्रेन को तो सिग्नल मिल रहा है कि तो भरी दिन चढ़ी हुई। दिन में थोड़ी ना सोना हमने, दिन में तो जब ब्रेन को पता चल रहा है कि दिन है तो ब्रेन कहेगा कि चलो हम दिन में एक्टिविटी कर, जागने का टाइम दिन है, सोने का टाइम रात है। तो लाइट वाली जो इन्होंने बात कही, डिवाइसेस का एक तो स्टिमुलेशन होता है, कोई इंस्टा में आप रील्स देख रहे हैं, बहुत स्टिमुलेटिंग कोई चीज़ आ रहा है, बहुत चटपटा कोई चीज़ आ रहा है, या ऐसे कोई आपको जो छेड़ने वाली पॉलिटिकल कोई चीज़ें हैं जिसमें आप एक्साइटेड एजिटेटेड होते हैं, तो दैट एजिटेटेड स्लीप इज़ नॉट कंड्यूसिव, agitated state is not conducive to sleep. So you have to take these measures like winding down, cutting out from the devices, going to a quiet room, and having a consistent place and room to sleep where all these stimulations and distractions are not there, so that the body and brain is trained कि इस समय हम सोने के लिए जा रहे हैं, सोने का टाइम है और उस समय उठने का टाइम है। तो वही 10वें दिन 11वें दिन के बाद वो अपने आप आ जाएगा। इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो कैफीन है। सो टी, कॉफ़ी, and some people are very sensitive and they don't realize। तो शाम के बाद कॉफ़ी लेने से वो बहुत एक्टिवेटिंग होता है। तो जो लोग ये समझ जाते हैं, कई बार शाम के बाद वो टी कॉफ़ी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इससे बहुत सिंपल देयर आर स्मॉल डाइटरी थिंग्स, सम पीपल बिलीव इन सम सिंपल सप्लीमेंट्स, पर उतना कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक किस्म का डाइट है भाई, बहुत हैवी फ्राइड स्पाइसी फूड ना हो के डिनर, एक गैप हो खाने और लेट, ये बहुत ही सिंपल ऑलमोस्ट घरेलू कॉमन सेंस चीज़ें हैं। पर कई बार लोग कॉमन सेंस को भी नहीं कई बार नहीं करते, कई बार मानते नहीं है जी इससे कुछ नहीं होता। और क्लिनिकली 2 और चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। हमारा, आप देखेंगे एज अ साइकेट्रिस्ट आई कीप कमिंग बैक टू दिस थिंग्स, बट दैट इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ कॉमन। अनफॉर्चुनेटली आई वुड ऑल्सो वांट की चीज़ें ना हो, बट सब्सटेंस अब्यूज़, एल्कोहल स्पेशली इज़ अ प्रॉब्लम फॉर स्लीप। तो व्हाट हैपन्स इज, इन द बिगिनिंग पीपल फील दैट एल्कोहल हेल्प्स इन स्लीप, पर धीरे धीरे वो कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस लाता है कि वो स्लीप जो लाती भी है वो पुअर क्वालिटी की होती है, बहुत ब्रोकन होती है। और जो उन्होंने बोला रिफ्रेश्ड स्लीप, इट्स नॉट जस्ट 6 घंटे सोना है, इस सोने के बाद जब जगते हैं तो एक जो ताज़ापन और एनर्जी होती है वो उस तरह का नेचुरल स्लीप नहीं है। तो स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल, ये इनिशियली हेल्प करते हैं, लोग फिजिशियन से या डायरेक्टली केमिस्ट से ले लेते हैं कि नींद, डोपामिन लूप में आ जाता है ना। हाँ, अगेन मैं वो वर्ड्स में नहीं जाना चाहूँगा, पर एक शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए आप केमिस्ट के पास जाके 2 गोलियां मांग लिए, वो खाना शुरू कर दिए, धीरे धीरे हैबिट में आ गया, शुरू में आपको बेनिफिट हुआ, पर ओवर टाइम, ओवर मंथ्स, एक तो उसका बेनिफिट नहीं आएगा और उसके बाद उसके बिना आपको नींद आनी, मैंने वो आपके स्लीप के मैकेनिज्म्स को ही डिस्टर्ब कर चुका है। तो ये सारे, और फाइनली स्लीप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज वी कीप कमिंग बैक ओवर ईयर्स और मंथ्स, ईयर्स तो बहुत लंबी बात हुई, इफ़ देर इज स्लीप प्रॉब्लम ओवर मंथ्स ऑन अ ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस, वी आर ऑलमोस्ट सर्टनली डीलिंग विद अ
some kind of a psychological or a medical disorder. So एक दो दिन ठीक है, कहीं दूसरे कमरे में सो गए, ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट लिया है, जेट लैग है, ये सब चीज़ें 2-4 दिन की बात होती है. बट एनीथिंग लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, टेक्निकली हमारा कट ऑफ 2 वीक्स. मैंने तो कई देखे हैं जो सालों साल कहते हैं. वो फिर आप ये भी जान नहीं रहे ना कौन कौन सी गोलियां खा रहे हैं बेचारे, क्या वो सब आपको बता नहीं रहे ना, क्या क्या तरीके वो आजमा रहे हैं जो उल्टा पड़ रहा है उनके ऊपर. बट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि एनीथिंग मोर देन 2 वीक्स is something you certainly should consult your physician and if necessary a psychiatrist about, because 2 weeks से ज़्यादा sleep disturbance is not a good sign. कई बार एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी है कि एक बंदे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, फैमिली को भी पता लगने लग गया कि इसमें प्रॉब्लम है, आसपास के लोग भी बता देते हैं प्रॉब्लम है, बट दैट पर्सन सेज मैं तो ठीक हूँ. अगर उसको पता भी है, कोई 15 साल का है या कोई 60 का है या 70 ईयर्स भी हैं, इस इंसान को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक, साइकेट्रिस्ट तक कैसे लेके जाएं? ये सवाल तो मेरे 30 साल में मुझे इसका आंसर नहीं मिला. जो क्योंकि होता ही है ना कि वो फैमिली हमारे पास आती है पहले, जिसका सो कॉल्ड पेशेंट है, मान लो किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, तो वो पूरी परिवार हमारे सामने रो रही होती है कि ये 2 साल से ऐसे चल रहा है और 1-2 बार गया भी है, उसके बाद विजिट नहीं किया, अब वो निकलता नहीं है, तो हम क्या करें. एंड दे आर इन अ बैड शेप बिकॉज they are suffering, the patient is suffering, but like you said, the person is not coming. There is no easy answer to this question. एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर फैमिली एकजुट हो जाती है, जैसे फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं और फैमिली में कई सारे पावर सेंटर्स होते हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि फादर तो चाहते हैं पर दादाजी नहीं चाहते, ठीक है ना. माँ तो समझती है पर फादर समझते कि नहीं कुछ नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, या यू नो. सो व्हेन द concerned person, let's not call him a patient, let's say the person in trouble, वो महसूस करता है कि फैमिली के अंदर भी यूनानिमस ओपिनियन नहीं है, तो वो वैसे ही कन्फ्यूज है बेचारा, वो भी तो बीमार है, वो उसका मन तो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, और वो फैमिली का कन्फ्यूजन उसके कन्फ्यूजन को और बढ़ा देती है. सो वन थिंग इज़ व्हेन द फैमिली अंडरस्टैंड्स एज अ ग्रुप कि हमें ये करना है, तो वो क्लैरिटी सफरिंग पर्सन तक आ जाती है, और उसमें फिर ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना खुद भी लगने लग जाता होगा थोड़ा. और कुछ वर्क अराउंड्स जैसे हम लोग जुगाड़ करते हैं हमारे देश में, तो कई बार वो लोग फैमिली फिजिशियन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है वो फैमिली डॉक्टर को ट्रस्ट करता है, और फैमिली डॉक्टर भी अपने एक्सपीरियंस से या हमसे इनफॉर्मली कंसल्ट करके वो इट्स नॉट डिज़ायरेबल, इट्स नॉट एडवाइजेबल, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, इट्स जुगाड़. बट अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, समटाइम्स यू हैव टू डू एक स्टार्टिंग के लिए, या एटलीस्ट लेट समथिंग गेट बेटर, और होपफुली थोड़ा बेटर होके फिर ही कैन बी मोटिवेटेड टू कम टू अस. ये समस्या खास करके हमारे जो सब्सटेंस अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये चीज़ खास करके बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें पर्सन उसमें फंसा है और क्लियरली बिगड़ा जा रहा है, पर बहुत वजहों से वो ट्रीटमेंट के लिए इच्छुक नहीं है. तो उसमें फैमिली को और एज प्रोफेशनल्स हमें भी बहुत सारे क्लिनिकल और एथिकल चैलेंजेस को जूझना पड़ता है. सो देयर इज़ नो गुड और ईजी आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट्स अ क्वेश्चन वी struggle with all the time. इंडिया में आई थिंक वी आर स्ट्रगलिंग अबाउट इट, बट अगर हम अब्रॉड की बात करें तो पीपल देयर हेल्थ केयर सेक्टर हैज़ दैट फैसिलिटी वेयर होम विजिट्स होते हैं, वेयर साइकेट्रिक सोशल वर्कर भी हमारा एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता है, और इंडिया में उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती. अभी तो हम लोग जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कहीं ना कहीं वो भी स्टिग्मा फेस करते हैं इवन टू चूज दिस सब्जेक्ट. अगर हमें साइकेट्री में जाना है या हमें साइकोलॉजिस्ट बनना है, वी हैव टू फर्स्ट फेस दैट स्टिग्मा ऑल्सो. इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ जो है, देखो किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल भागा जाएगा, बाईपास भी हो जाए तो भी 10 लोगों को या 1000 लोगों को बताएगा, बड़ी सिंपैथी भी लेगा, बाईपास करवाई है, घुटने भी लोग चेंज करवाए आते हैं, कुछ भी हो जाए. पर अगर मेंटल इशू नज़र आता है तो कोई ये नहीं कहता जी मैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ. क्या अभी भी वो मिथ है? आई थिंक मिथ है, लेकिन काफ़ी हद तक बदला है आफ्टर कोविड. आई थिंक देयर हैज़ बीन अ चेंज वेयर पीपल हैव started to accept the importance of their own mental health and importance of this profession or the subject psychology in itself. सो आई थिंक अभी काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं इवन ऑन द एजुकेशनल लेवल. जितनी भागा दौड़ी कंप्यूटर साइंस के लिए होती थी एक टाइम पर, इंजीनियरिंग के लिए होती थी, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए होती थी, अभी वो सारे जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजी की तरफ आ रही हैं.
तो आई थिंक जितने प्रोफेशनल्स हमें ज़रूरत है टू केटर टू दिस लार्ज पॉपुलेशन, आई थिंक वो क्वेश्चन अभी भी है, लेकिन मैं समझती हूँ पहले से कम हुआ है. मैं तो जो वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना चाहती थी, जो बचपन में हमारे टाइम पे ज़्यादा होता था कि अगर साइकेट्रिस्ट है तो ये पागलों का डॉक्टर है. हम उसी I नाम don't से want to जाने use जाते this- हैं. I don't want to use this right now, पर स्टिल लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है. जैसे हमारा हार्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी और बॉडी के पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमारी सारी बॉडी चल कहाँ से रही है? आ तो वो ब्रेन से रही है ना. सब कुछ जो रेगुलेट सारी बॉडी हो रही है, हो तो ब्रेन से रेगुलेट हो रही है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ठीक होनी है, तो सबसे पहले ही वहाँ जाना चाहिए. आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हमारे सीनियर्स हैं जो और एक जनरेशन पहले से, जो हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स रहे हैं, तो हम फील्ड को चेंज होते हुए देख रहे हैं. फॉर्चुनेटली अभी काउंसलिंग के लिए जाने के लिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए उतना बैरियर नहीं है. साइकेट्रिस्ट की बात अभी भी थोड़ा प्लस माइनस ही है. एंड लाइक शी सेड, देयर आर रीजनल डिफरेंसेस, देयर आर cultural and education will be a factor in determining these behaviors. But the good thing is that and like she said, post COVID, but usse pehle bhi there is comparatively much less resistance to meet a counselor and talk to somebody rather than go for a psychiatric treatment. क्योंकि to be fair, to give the devil its due, देखिए हर प्रथा, हर बिलीफ के पीछे कुछ ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ भी होती हैं ना. तो वाइल आई एम नॉट जस्टिफाइंग द स्टिग्मा विच इज़ अटैच्ड, बट ये भी एक कॉमन मानना है कि एक टाइम था जब मेंटल हॉस्पिटल एडमिशंस, लॉन्ग टर्म एडमिशन या एक्सेसिव मेडिकेशन, दीज आर कंसर्न्स विच पीपल हैव. सो दीज आर concerns. I'm not saying they are always well placed or they are always right, but a concern is a concern, and unless we identify what the concerns are, we can't address them. ना, तो जैसे दवाइयों की बात चल रही थी, अब उनके लिए सारे साइकेट्रिक दवाई एक ही होते हैं, पर जब मान लो कोई फैमिली मेरे पास आती है, जब वो सवाल बात हुई कि भाई हमारा पेशेंट है, आपके पास नहीं आना चाह रहा, तो बहुत बार मैं ये करूँगा कि आप इनसे मिल लीजिए, एंड देन आई विल ब्रीफ हर, एंड दे हैव इनफ नॉलेज अबाउट basic discussions about medicine and pharmacology that they can reassure the person कि चलो अभी दवाई नहीं करते हैं, अभी तुम 2-4 सेटिंग मेरे साथ कर लो. और जब उतना ट्रस्ट और फेथ बन जाता है, then she can educate that there are different kinds of medicines and our doctors might not write 5, they will write 1. वो भी ज़रूरत होगी तो लिखेंगे या डोज उचित रखेंगे. And once the client has developed a working relationship with her, maybe it is easier to then have that negotiation rather than write off. बट वो सारे कॉन्सेप्शंस है, मिसकॉन्सेप्शंस के पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि सब बेबुनियाद हैं. देयर माइट बी सर्टेन एक्सपीरियंसेस व्हिच पीपल, समय भी तो बदल गया ना, थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हो ही रही, एंड एज लॉन्ग एज दे आर विलिंग टू टॉक टू अ पर्सन हु नोज द व्हाट इज व्हाट, हु नोज द करेक्ट थिंग, एंड ग्रेजुअली दे कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, देन होपफुली द नेक्स्ट स्टेप. एंड फर्स्टली everybody needs to understand that it is not necessary for everybody who has symptoms to end up in psychiatric treatment or to need psychiatric treatment. In the community, there are majority of people need help which is primarily therapeutic and which is not dependent on a prescription. So they might actually come and see a therapist like Garima, and they might actually complete their treatment under their care and not need to add on the it's not compulsory, it is when necessary, but that judgment of when necessary or not is not in their hands. Somebody like her or somebody like me has to make the judgment. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मेरे पास आना एज ए साइकेट्रिस्ट डेट नॉट नेसेसरली मीन कि मैं एक प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा. मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 50% ऑफ पर्सनस को मैं देख के फिर यही बोल के भेज देता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट दैट्स माई पर्सनल प्रैक्टिस. बट मोस्ट डॉक्टर्स विल, just because the person has come to a psychiatrist doesn't mean they're going to go with a prescription. We will evaluate the condition, see all the factors and see if it is appropriate to prescribe or not. चलो डॉक्टर साहब, बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली, सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिए, क्यों हो रहा है वो भी. अब आते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस कि लाइफ में जिनके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं भी हैं, क्या हेल्दी सॉल्यूशंस मेंटल हेल्थ के लिए होने चाहिए. ये क्वेश्चन मेरे गरिमा आपसे हैं. अगर किसी को कोई अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, एनी 3 गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स हर किसी के लिए अलग हो सकती हैं. आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू स्लीप की इम्पोर्टेंस मैं डिनाई नहीं कर सकती. गुड साउंड स्लीप फॉर 6 to 8 hours,
is very very important, not just to any age group. मोस्टली आई थिंक मुझे लगता है जो स्टूडेंट पॉपुलेशन होती है उनको बहुत सामना करना पड़ता है इस चीज़ से कि इतने घंटे सो के क्या करोगे, 4 घंटे आप पढ़ो और सो और पूरे दिन पढ़ो. दैट्स द मैसेज दैट द मोस्ट टीनेजर या स्टूडेंट पॉपुलेशन गेट्स. I think sleep is very important. Apart from it, of course, physical activities. Physical activity में कुछ भी हो सकता है. It could be walking, it could be just jogging, it could be just maybe sitting out in sun. That could be. And उसको of course हम किसी भी एरिया में इसको ले जा सकते हैं. Maybe for some it is Pilates, maybe for some it is dance, maybe for some it is yoga, maybe for some it is marathon or race, something. फिजिकल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि उसका बहुत इम्पैक्ट, जैसे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ अलग अलग नहीं है, ये बहुत लिंक्ड है. अगर एक बिगड़ता है तो दूसरे में इट्स लाइक अ 2 पेयर ऑफ व्हील्स फॉर अ 1 व्हीकल. सो है तो एक ही बॉडी के 2 मैकेनिज्म, बट आपस में बहुत ही इंटरेस्टिंगली बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है. तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है तो फिजिकल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आता है, अगर फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है तो उसका मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है. तो इफ़ यू फील लाइक कि मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ रही है लेकिन फिजिकल हेल्थ ठीक है, तो यूज दैट टू मैनेज योर मेंटल हेल्थ. एंड इफ़ यू फील कि अगर फिजिकल हेल्थ खराब है तो मे बी यू हैव टू फॉस्टर योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट. सो इसी तरीके से इफेक्टिव बैलेंस भी नहीं, इफेक्टिव बैलेंस की जहाँ पर नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, बट और क्या हो सकता है. तो आई थिंक 1 इज स्लीप, 2nd इज आपका फिजिकल एक्टिविटीज, एंड देन 3rd इज समथिंग, सम हॉबी. उसमें कुछ भी हो सकता है. मे बी समबडी लाइक कुकिंग, सो क्या नया किया, या मे बी सारी हॉबीज हो गई, कुछ नया अगर सीखना है, या पहले जिन चीज़ों के लिए आपके पास मे बी नाउ यू आर अर्निंग, मे बी यू कुड नॉट स्पेंड योर मनी इन दैट एरिया पहले, बट नाउ यू कैन. सो व्हाट्स दैट थिंग दैट यू वुड वांट टू इन्वेस्ट अपॉन. सो आई थिंक दीज 3 थिंग्स आई थिंक वुड बी इम्पॉर्टेंट. बहुत अच्छी तीनों चीज़ें बताई आपने. अब ये बताओ कि अगर हमारी ओवरऑल बेटर मेंटल हेल्थ के लिए क्या एक हैबिट, मतलब जो बचपन से बच्चों में इनकलकेट कर देनी चाहिए? I think it is right kind of breathing. Right kind of breathing को मैं थोड़ा I think मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बट ये आता कंसेप्ट मेडिटेशन से है. बट मेडिटेशन इज समथिंग वेयर एवरीबडी हैज़ दिस माइंडसेट कि बस मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल थॉट नहीं आना चाहिए. यू हैव टू बी ब्लैंक, यू शुड बी जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, या एक जगह देख रहे हैं तो बस देख रहे हैं, या सांस को बस देख रहे हैं तो देख रहे हैं. बट मेडिटेशन इज मच मोर देन दैट. और आई वुड से कि उसको जनरल पॉपुलेशन में अगर हम मेडिटेशन को सिंप्लीफाई करना है तो इट इज़ राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग. राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सांस ही गलत लेते हैं, बट हाँ ये कई बार सही भी होता है, क्योंकि रोज़ के हमारी लाइफ में, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में I generally notice myself or sometimes my peers, maybe sometimes my clients, कि हम जो भी सांस ले रहे होते हैं it is very shallow. It is towards just our chest region. So usually जो कहा गया है, बोला गया है वो ये कि आपको डीप ब्रीथ करना है. पर डीप ब्रीथ करने का मतलब क्या है? इज इट कि फोर्सफुली ब्रीथ करना, या इज इट अबाउट कि जितनी जोर से आवाज आ रही है वो? आई थिंक डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. इट्स अबाउट टेकिंग योर ब्रेथ टिल योर स्टमक, मतलब जस्ट फीलिंग कि योर स्टमक इज मूविंग. एज यू इनहेल इट शुड गो आउटवर्ड्स, एंड एज यू एक्सहेल इट शुड गो इनवर्ड्स. सो आई थिंक ये एक राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग है. In that only you can do various variations. You can just try to be, mindful about your breathing. It can be done. One mechanism is through breath. Why? Because it is sometimes just available to us. So breath is something which is always within you, with you. So you can always try that practice. But I would want to ask from you, I think your book is coming on meditation. If you want to brief a little bit about it. My book is not on meditation as such. माई बुक, इस नेम इज़ द हैप्पीनेस कोड. तो ये है मेरी लाइफ स्टोरी बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी है. और छोटे छोटे बचपन में हम फैमिलीज़ में रह के, बड़ी फैमिलीज़ में पेरेंट्स से जो जो सीखते हैं वो कैसे कैसे हमारा ब्रेन चेंज करता जाता है. तो उस चीज़ों को लेके सारी बुक मैंने लिखी है. अब पता चलता है, क्योंकि अब थोड़ा सा आजकल मैं न्यूरो साइंस एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस मुझे अभी पता चला कि आती कहाँ से, हमारे ब्रेन से आती है. जब डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए तभी हम खुश हुए.
और स्ट्रेस भी तभी आता है. इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो पढ़ के बड़ा मज़ा आता है. इट इज़ इन द मार्केट राइट नाउ ऑन अमेज़ॉन. डॉक्टर बनर्जी, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और प्रॉब्लम्स हमने जैसी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करी हैं, इनमें रिकवरी का होप कितना है? रिकवरी का होप माने just like any other disorder, they are all treatable disorders. Just like any other medical disorder, like BP, like diabetes, like any other condition you can think of, common condition, there is a range of outcomes. But broadly, all of these are treatable disorders. In all these conditions that you have mentioned, the recovery is both very likely and to a reasonably complete degree. So fortunately, with modern treatments, both therapeutic techniques and medical interventions, most psychiatric disorders and psychological disorders, if they are addressed in the right hands, have good or very good outcomes. So hopefully बात ही नहीं है, it's just if the job is done well, people are going to get better. The problem is job is not done well, not correctly, या later or in a incorrect manner. और इसमें फैमिली का रोल कितना होता है? फैमिली ही मैं कहता हूँ कि सब कुछ है मेरे प्रैक्टिस में, एंड दिस डिफर्स अक्रॉस प्रोफेशनल्स, बट आई फाइंड माई सेल्फ वर्किंग ऑलमोस्ट ऑलवेज विद द क्लाइंट एंड द फैमिली टुगेदर. एंड बहुत सारी चीज़ों में जो सपोर्ट चाहिए, खास करके डाउन टाइम में, जब ख़राब टाइम चल रहा है, सिम्टोमेटिक टाइम चल रहा है, इफ़ द फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर. एंड वो इनर सर्कल फैमिली का होता है, फिर एक नेक्स्ट सर्कल क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का होता है, एंड देन वाइडर सर्कल एक्वेंटेंसेस वगैरह का होता है. पर मुश्किल टाइम में ये सब साथ छोड़ देते हैं. इट्स जस्ट द मेन फर्स्ट डिग्री फैमिली मेम्बर्स, योर चिल्ड्रेन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, यही होते हैं जिनके साथ ही टाइम निकलता है. और जो अनफॉर्चुनेटली हैं कि फैमिली नहीं है या अलग रह रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. वो तो फिर कोई सपोर्ट सिस्टम रह ही नहीं जाता वहाँ पे. उसमें जैसे गरिमा कह रही थी, और कल्चर्स में द सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट, लाइक होम विजिट, साइकेट्रिक नर्सेज, सोशल वर्कर्स. पर हमारे कंट्री में या तो आपकी परिवार है या कोई नहीं है. तो जिनके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली नहीं है, दे स्ट्रगल अ लॉट. एक यहाँ पे ये बताओ कि जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि हमें किसी पे विश्वास है, एक होप होती है कि वो हमारा काम ठीक कर देंगे. मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे जो भी हम जिसमें भी फेथ करते हैं उस पर विश्वास है तो हमारा काम ठीक हो जाएगा. ये चीज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में होप कितनी देती है पेशेंट्स को? Probably, I don't want to be quoted on this, but probably this is the strongest variable. जिनको भी तजुर्बा है, जिनको भी एक्सपीरियंस है, जो भी 10, 20, 30 साल काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि आप ट्रीटमेंट कुछ भी दे दीजिए. एक पेशेंट है जिसको होप है, फेथ है, वो बेटर होता है, और सेम ट्रीटमेंट दूसरे फैमिली को दीजिए, वो अगर उतना उसको फैक्टर नहीं है तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता. तो हम खुद समझते हैं कि हम जो करते हैं वो एक पार्ट है, और फिर पीछे उसको आप जो भी वर्ड्स बोल दीजिए कि भाई भगवान के हाथ में है, होप है, बिलीफ है, फेथ है, बट वी डू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स कॉन्फिडेंस ले आते हैं ना, which will finally determine that same treatment, why it shows a very different response for the same disorder in one person and the other person does not show the same response. So it's very important for the right fit. इसलिए हम फिट ढूंढते हैं. ये नहीं कि मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं सबको ट्रीट कर सकता हूँ. मेरे साथ कुछ लोगों का फिट बेटर बैठेगा, कुछ लोगों का नहीं बैठेगा, दे विल प्रॉब्ली डू बेटर. बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे पास कोई आता है, ठीक नहीं हो पाता, मेरे कलीग के पास जाते हैं, फिट बेहतर बैठता है, एंड ऑलमोस्ट द सेम ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एंड दे डू बेटर देयर. सो दिस इज सच अ कॉमन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कि ये हमारा एक, हम मानते हैं कि ये चीज़ है. थैंक्स डॉक्टर बनर्जी, थैंक्स गरिमा. आज हमने बहुत प्रॉब्लम्स को समझा, सॉल्यूशंस को भी देखा. आई होप ऑडियंस ने इससे बहुत कुछ पाया होगा. वंस अगेन थैंक्स फ्रॉम माई हार्ट. यहाँ मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी, अगर सैडनेस, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस या बिहेवियर चेंज लंबे समय तक रहे तो इसे इग्नोर मत कीजिए. मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हार्ट, किडनी या लिवर की हेल्थ. सही समय पर हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, विजडम है. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, और कभी कुछ लगे तो डॉक्टर्स को कंसल्ट ज़रूर करें. नमस्कार, थैंक यू.